हम लोग एमएच अब्रम जो डील कर रहे हैं, कल हम लोगों ने इपिफेनी और इपिथेट और इप्थाल्मियन 3 टर्म पढ़े थे। आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसे। कुछ जो है बहुत मेजर टर्म है, उन मेजर टर्म में भी एसे एक महत्वपूर्ण टर्म आता है। इससे रिलेटेड जो भी एक टेक्स्ट एमएच अब्रम में दिया है, इसको पूरा जो है एनालिसिस करने के बाद इसके जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अलग जो है रीराइट कर लिए गए हैं इजी लैंग्वेज में, जो कि हमने अपना नोट्स बनाया है। और इसके साथ साथ जो कटन का भी फैक्ट है इम्पॉर्टेंट है, उनको भी लेकर के ऐसे पे एक स्पेशल नोट्स बना है, जिसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में है नहीं, कहीं पर नहीं मिल सकता, नॉट अवेलेबल, किसी मार्केट की बुक में नहीं है और किसी कोचिंग में नहीं मिलेगा। आप मिलेगा हमारे पढ़ाने के बाद, क्योंकि कई यूट्यूबर्स हैं जो हमारा मैटर पता नहीं कहाँ से पा गए हैं, चोरी कर लिए हैं, या आप में से साथियों ने मोहब्बत में किसी को दान कर दिया है, तो वो जो है उसका पढ़ाते हैं। उस पे वोकैब का तो पूरा का पूरा नोट्स हमारा जो है एक यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं, उसका लिंक भी हमारे पास आया था। लेकिन चूंकि कॉपीराइट हमारे पास अभी है नहीं, पेटेंट है नहीं, खुद की मेहनत है, आप लोगों के लिए करके देते हैं, तो जो भी पा गया अपना कर रहा है, करने दो उसको। तो ये जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल नए सिरे से ही एमएच अब्रम चीजें मिलती हैं। सीरीज में लगभग 22 या 21 के करीब में हम लोग ये डील कर चुके हैं सेशंस। और ये जब तक के एग्जाम नहीं आता या जब तक हमारी बुक खत्म नहीं हो जाती, तब तक हम इसको करते रहेंगे। और एमएच अब्रम पे एमसीक्यूज पूरी बुक को जो है हमने एमसीक्यूज में बदल डाली है। सोचो, उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी कोचिंग है जिसने आपको एमएच अब्रम को एमसीक्यूज में करा डाला हो? सोचिएगा, मेरे अंदाजे से तो नहीं होगा कोई, हो सकता हो भी, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, नहीं कह सकते कौन कितना बड़ा है। लेकिन पूरी बुक को जो है हमने एमएच अब्रम में, एमएच अब्रम को एमसीक्यूज में ऑप्शनल क्वेश्चन बना डाले हैं, सारे सारे टर्म बना डाले। कल जो है आप लोगों को एमएच अब्रम पर पेड में लास्ट जो है टेस्ट मिलेगा। इसके बाद जो है एमएच अब्रम 483 कुछ पेजेस हैं उसके, ये जो है पूरे के पूरे पेज खत्म हो जा रहे हैं हमारे। 446 पेज पूरे के पूरे एमसीक्यूज आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन ये जो नोट्स है हमारा, ये जो नोट्स अभी तक के हम पहुंचे हैं 116 पेज पे। कल से 117 पेज का आपको जो है टर्म डिटेल स्टडी का मिलेगा। इसको भी हम पूरा ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे पढ़ रहे हैं। देखते हैं, आज है ऐसे टर्म। आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। इसकी डिफिनेशन में देख लेते हैं, कुछ फैक्चुअल चीजें हमने अलग से बना रखी हैं इसमें। अ शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू, ये चीज ध्यान रखना कि ये प्रोज में ही होता है। क्या क्या चीजें कंटेन होती हैं इसमें, क्या क्या चीजें होती हैं? डिस्कस ऑन टॉपिक, ये किसी टॉपिक पे डिस्कस करता है। क्या? ऐसे। एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू, ये किसी विषय वस्तु पर अपने विचारों को उद्धृत करता है। परसुएड रीडर टू एक्सेप्ट द थेसिस ऑन एनी सब्जेक्ट, जो रीडर होता है उसको जो है कन्विंस करता है कि जिस बिंदु पर हम ये ऐसे लिख रहे हैं उसको आप स्वीकार करो या समझो। सिंपली इंटरटेन्ड थ्रो एन इंगेजिंग नरेटिव आर स्टाइल, या तो नरेटिव होगा या तो जो है अपने कुछ निजी जो तौर तरीके होते हैं राइटर के, उनके माध्यम से जो है प्रोज में अपनी बात को बताना चाहता है। तो 2-3 चीजें यहां से निकल के आ गई आपकी डिफिनेशन से ही, इसकी फीचर्स। एक तो एक टॉपिक पे डिस्कस करेगा, और दूसरा क्या होगा कि पॉइंट ऑफ व्यू होगा इसका अपना, और रीडर को ये कन्विंस करता है पर्टिकुलर टॉपिक पे लेकर के, और इसकी इंटरटेनमेंट और नरेटिव स्टाइल होती है। इतना चीज क्लियर हो गई हमारी इसकी डिफिनेशन से। इसका पर्पज क्या होता है? द एसे सर्व एज ए मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग आइडिया आर आर्गुमेंट्स इन अ कंसाइज एक्सेसिबल मैनर, एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से, एक अच्छे तरीके से किसी विषय वस्तु पर अपने विचारों को उद्धृत करने का एक माध्यम ये होता है। इट एड्रेसिंग अ जनरल ऑडियंस
एंड ऑफन इम्प्लाइज नॉन टेक्निकल लैंग्वेज। ये एक जो है, वैसे यहाँ पर नॉन टेक्निकल लिखा है तो इसमें टेक्निकल भी होता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों लैंग्वेजेस का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और अपने पर्टिकुलर ऑडियंस को और जनरल ऑडियंस को, दोनों को ये जो है एड्रेस करता है। यहाँ पर चीजें दी हुई हैं जनरल ऑडियंस, और कुछ जो है स्पेशल ऑडियंस को भी एड्रेस करने के लिए ये ऐसे लिखे जाते हैं। डिफरेंट अगर देख लिया जाए ऐसे का, और ट्रेटिस और डिजर्टेशन। डिजर्टेशन जो साथी एमएड किए हैं सर उन्होंने स्क्रीन नहीं आ रही है डिजर्टेशन। सर, स्क्रीन नहीं आ रही है हमारी, सर आ रही है, किसी को नहीं आ रही। आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही आ रही सर। मैम आप जो है एग्जिट रिज्वाइन कर करके फिर लीजिए। ज्वाइन करिए। ओके। हाँ रिज्वाइन कर लीजिए, आ जाएगी। मैं बता रहा था ऐसे और डिजर्टेशन। डिजर्टेशन वो होता है जो आप एमएड में लिखे होंगे, और ऐसे हम कक्षा 5 से पढ़ते आ रहे हैं, या उससे पहले से भी। अब तो थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, समझ लेते हैं क्या क्या है रिटर्न में डिफरेंस। जो ऐसे होता है लैक ऑफ प्रेजेंटेशन टू बी सिस्टमेटिक आर एग्जॉस्टिव। ये कोई सिस्टमेटिक तरीके से चीजें नहीं होती हैं। जैसे कि हम लोग जब उसमें थेसिस लिखते हैं, जो साथी पीएचडी किए किए हैं उनको पता है कि थेसिस का अपना एक चरणबद्ध तरीके से लिखना होता है। ऐसे ही स्टेप डिजर्टेशन में होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही चीजों को आगे बढ़ाना होता है। बट जो ऐसे होता है हम उसको अपने वैचारिक ढंग से जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है जैसा कि डिजर्टेशन का होता है। यूज नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, इसमें नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों लैंग्वेजेज यूज हो जाती हैं, जबकि डिजर्टेशन में टेक्निकल लैंग्वेज और ट्रेटी में भी टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। जैसे कि जो लोग पीएचडी करते हैं तो जो उनकी थेसिस होती है, वो थेसिस जो है पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च होता है उनका। तो रिसर्च जब वो सबमिट करते हैं तो उसके चरण होते हैं कुछ, वो चरण को उनको फॉलो करना होता है। लेकिन ऐसे होता विषय वस्तु पर ही आधारित है, लेकिन उसमें कोई चरणबद्धता नहीं होती है, और उसकी लैंग्वेज जो होती है वो इनफॉर्मल भी हो जाती है ऐसे की। जबकि आप थेसिस लिखेंगे, रिसर्च लिखेंगे, तो उसकी रिसर्च की लैंग्वेज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और डिजर्टेशन में भी ऐसे, डिजर्टेशन क्या होता है, लघु शोध, हिंदी में कहते हैं इसको लघु शोध। तो वहां भी आपको चरणबद्धता पालन करनी होती है, लेकिन ऐसे में नहीं होता है। कैटर टू आ जनरल ऑडियंस, ये ऐसे जो जनरल ऑडियंस को प्रेफर करता है, और जबकि जो डिजर्टेशन है वो पर्टिकुलर जो है एक फिक्स ऑडियंस होता है। जैसे उन्होंने टॉपिक ले लिया कि विलियम शेक्सपियर का कोई प्ले उस पे, या कोई वर्क पे, या उनके पोएटिक स्टाइल पे आपने डिजर्टेशन डाल दिया विलियम शेक्सपियर के, तो जो एकेडमिक लेवल पर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वही पढ़ेंगे। वो गांव का जो व्यक्ति है जो खेती बाड़ी करता है उसको मतलब नहीं है कि डिजर्टेशन में क्या लिखा है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है, कोई एजुकेशन पे ऐसे लिखा हुआ है फ्रांसिस बैकन का, तो वो फिर आम आदमी भी पढ़ता है उसको, उसमें जो लिखी हुई चीजें उसके भी काम के हैं। लेकिन डिजर्टेशन और थेसिस में जो चीजें लिखी गई हैं वो आम आदमी के काम की नहीं होती हैं, वो पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस जो है को लेकर के लिखे जाते हैं। इनहांस अपील थ्रू द एनेक्डोट, इलस्ट्रेशन एंड ह्यूमर। इसमें जो है मजाकिया चीजें वो होती, कथानक जैसी चीजें डील करी जाती है किसमें, ऐसे में। अब आ जाओ ट्रीटी और डिजर्टेशन में। हालांकि इसके साथ साथ में हम उसके भी फीचर आपको बताते चले हैं। कंप्रहेंसिव होता है, टेक्निकल लैंग्वेज होती है और सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाता है, और एक स्पेशल एकेडमिक ऑडियंस को एड्रेस करता है, और इसका अपनी टोन और स्ट्रक्चर होता है डिजर्टेशन का। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ एसेस। क्लियर है सब कुछ? आवाज बढ़िया आ रही? बोल दीजिए। यस सर, डेफिनेटली क्लियर। पहला है फॉर्मल एसे। सर एक फॉर्मल बार, सर डिजर्टेशन तो समझ में आ रहा है, ट्रीटाइज बता दीजिए एक बार। वही चीजें होती है, उसी तरह का ये भी होता है। ट्रेटीज का भी एक रिपोर्ट पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर एक लेख होता है, जिसमें जो है चरणबद्ध तरीके से उसमें प्रगति तरीके से चीजें दिखाई जाती है। ये चीजें जो है जैसे डिजर्टेशन है, लोग लघु शोध, देखो आबलिक लिखा है ना इसमें, तो मतलब जी जैसा सर। डिजर्टेशन होता है वैसा ही ये भी होता है। यस सर, यस सर। समझ रहे हैं? अपने सिलेबस में ये चीजें हैं नहीं,
लेकिन जब आप जीआईसी मेंस लिखेंगे, जो भी साथी जीआईसी के ला के जीआईसी और एलटी ग्रेड की भी सुगबुगाहट आने लगी है, पेपर में न्यूज देने लगे हैं, तो लेकिन अभी हम लोग फोकस तो सिर्फ ट्रेंड ग्रेजुएट पे हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट का एग्जाम होने के बाद जो है जीआईसी पे भी और एलटी ग्रेड पे भी चीजें देखी जाएंगी। जब जीआईसी का मेंस देखेंगे आप, उसमें यहाँ तक के चीजें पूछने की उम्मीद रहती है या जानने की हाँ, उम्मीद रहती है। पहले भी ये मेन में पूछा गया था सर, मेन में हम्म। मेन जो हुआ था उसमें पूछा जी गया जी जी। फॉर्मल एसेस और दूसरा है इनफॉर्मल एसेस। तो पहले हम फॉर्मल एसे की जो है फीचर्स देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होता है और इम्पर्सनल टोन होती है। इम्पर्सनल टोन और ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि फॉर्मल का मतलब समझ लीजिए ऑफिशियल, किसी जो है पर्टिकुलर, जैसे ये डिजर्टेशन है तो ये फॉर्मल होगा। और जब हमारा लोकल लैंग्वेज में या अपने व्यक्तिगत विचार देते हैं तो वो ऐसे हो सकता है आपका। तो वो एक फॉर्मल और इनफॉर्मल इस तरह से समझ सकते हैं। द ऑथर एक्ट्स एज ए एक्सपर्ट और अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट। यहाँ पर जो लेखक है वो अपने विचार खुद सबमिट करता है और लोगों को जो है बताता है, उसमें कोई सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। फार्मर रिटेन इन स्ट्रक्चर लॉजिकल एंड ऑफन सीरियस मैनर। मैनर भी इसका सीरियस होता है, ऐसा नहीं मजाक मजाक करता रहे। एग्जाम्पल जैसे है स्कॉलर और जनरल्स जो होते हैं वो फॉर्मल ऐसे में लिखे जाते हैं। आर्टिकल्स मैगजीन्स के होते हैं वो भी जो है फॉर्मल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। बट इनफॉर्मल जो होते हैं जिन्हें हम फैमिलियर या पर्सनल ऐसे के नाम से भी जानते हैं, ये कैसे होते हैं? रिलेटेड एवरीडे एक्सपीरियंस, पर्सनल रिफ्लेक्शंस। इसमें कुछ व्यक्तिगत विचार भी शामिल हो जाते हैं और दैनिक जो है जो जीवन होता है उसकी भी कहानी इसमें डिपिक्ट जाती है। कन्वर्सेशनल होते हैं ये और इनकी इंटीमेसी वाली टोन होती है। ऑफन सेल्फ रिवलरी, खुद जो है खुद के आत्मसंतुष्टि के लिए भी कई जगहों पर ये लिखे जाते हैं। जैसे कि पॉपुलर मैगजीन सच एज द न्यूयॉर्क, कुछ मैगजीन में ऑथर भी अपने अपनी विचार दिया करते हैं, तो वो हो गए आपके इनफॉर्मल। जैसे लेटर होते हैं ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जब किसी ऑफिस में लिखते हैं, प्रिंसिपल को लिखेंगे तो फॉर्मल लेटर होगा, अपने दोस्त को लिखेंगे तो जो भी मर जाए वो लिख डालेंगे, तो वो आपका इनफॉर्मल हो गया। तो ऐसे ही ऐसे में भी होता है। स्टाइल और टोन, फॉर्मल की अगर बात करें तो लॉजिकली होंगे, ऑर्डरली होंगे, अथॉरिटी होगा। इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल होंगे, इंटीमेटिव होंगे और ऑफन ह्यूमरस होते हैं। मीडियम इनका जो है सब टाइम टू टाइम जो है इनका चेंज भी अपने हिसाब से करते रहते हैं और इनका पब्लिकेशन, जस्ट वेट, जनरली जो इनका पब्लिकेशन हाई लेवल पर होता है। इनके थीम जो होती है और सब्जेक्ट जो होता है पर्सनल और फॉर्मल के अलग अलग दोनों के कंसीडर किए जाते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो ग्रीक राइटर्स में जो है थियोफ्रेटस, प्लूटार्क्स, ये इस तरह के फीचर्स की राइटिंग लिखा करे हैं। हालांकि ऐसे परिष्कृत रूप में तब नाम नहीं था, लेकिन ऐसे जो फीचर मिलते हैं जो राइटिंग में, तो ये ग्रीक में भी मिलते हैं और रोमन राइटर्स सिसिलियो और सिनेका के राइटिंग में भी ये फीचर मिलते हैं। बट रेनेसा पीरियड में जब चीजें आती हैं तो मोन्टैग का जो एसेस आता है, एसआई 1580 में, इसको जो है मैनिफेस्टो ऑफ प्यूरिफाइड एसे के नाम से जाना जाता है। मतलब मोन्टेग को जो है फादर ऑफ एसे कहा जाता है। मतलब माना जाता है कि पहली बार जो है एक रिफाइनरी या परिष्कृत रूप में एसे लोगों के सामने एक जनरा के रूप में इन्होंने प्रेजेंट किया है। फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड यूज ऑफ द टर्म एसे मीनिंग अटेम्प्ट। एसे का मीनिंग क्या होता है? अटेम्प्ट। यूज किसने किया? मोन्टैग ने किया। मार्क्ड बाय द ट्रेड टेंटेटिव एंड द अनसिस्टमेटिक नेचर्स ऑफ इलनेस ऑफ स्लीपिंग, ये उन्हीं के हैं। फ्रांसिस बैकन, ये इंग्लिश में लेट 16 सेंचुरी में इन्होंने लिखना चालू किया। फ्रांसिस बैकन, अब जब इंग्लिश में इन्होंने जो है एक रूप दिया एसे का, तो इन्हें जो है फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाने लगा। मोन्टैग फादर ऑफ एसे
और फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे, ऑफ ट्रूथ, ऑफ एडवर्सरी और ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। ऑफ ट्रूथ जो है एलटी ग्रेड में प्रेस्क्राइब्ड है, उसे आप पढ़ेंगे। 18th सेंचुरी में जब आएंगे, अलेक्जेंडर पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे ऑन मैन, और जोसेफ एडिसन का जो है द टेटलर और स्पेक्टेटर भी आप जो है एलटी ग्रेड में पढ़ेंगे। और ये पीरियडिकल्स मैगजीन में जनरली ये ऐसे बाद में बुक फॉर्म में मिले। 19th सेंचुरी में अगर आ जाएंगे आप, तो यहाँ पर कई नाम ऐसे हैं जो एसेस के दुनिया से जुड़े रहे हैं, जिनमें विलियम हैजलिट, थॉमस डिक्वेंसी, चार्ल्स लैम्ब और रॉबर्ट लुइस स्टीवेंस। एक नाम इसमें जो हमने हाईलाइट कर रखा है, चार्ल्स लैम्ब, इन्हें जो है प्रिंस ऑफ एसे कहा जाता है, प्रिंस ऑफ एसे। तो तीन चीजें आपको अलग से मिली यहाँ पर, फादर ऑफ एसे, फादर ऑफ इंग्लिश एसे और प्रिंस ऑफ एसे किसे कहा जाता है। अमेरिकन एसियस्ट में भी कई हैं, वाशिंगटन इरविन, राल्फ वाल्डो इमर्सन, हेनरी डेविड, ये सब अमेरिकन है। हालांकि ये जो है टीजीटी में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जीआईसी में अमेरिकन राइटर से और पीजीटी में भी अमेरिकन राइटर से चीजें पूछी जा सकती है, अमेरिकन लिटरेचर वहां पर है। मॉडर्न एसियस्ट में और जनरली जो रहे हैं तो इनफॉर्मल है, ये जिनके नाम हमने दे रखा है ये सब इनफॉर्मल लिखे हुए हैं। सब वर्जीनिया वुल्फ काफी नाम फेमस है, एसियस्ट है ये, लेकिन आपसे ये पूछा सकता है कि फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। तो इनके जो ऐसे हैं जनरली सब इनफॉर्मल रहते हैं, मतलब पर्सनल चीजें ज्यादा डिपिक्ट करते हैं। जॉर्ज ऑरवेल भी है, ये भी नाम जाना पहचाना है। ईएम फॉस्टर्स, जेम्स ट्रूबर्स, ईडब्ल्यू वाइट, जेम्स बॉडला और टोनी मॉरिसन काफी बार पूछा गया है, एसियस्ट है। इस तरह से ओलिवर साइकिल्स, ये नाम कुछ ऐसे हैं जो मॉडर्निस्ट हैं और ये इनफॉर्मल ऐसे लिखते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फॉर्मल ऐसे। फॉर्मल ऐसे का फीचर कौन सा नहीं है, बताओ भाई। फॉर्मल ऐसे जो होता है ये स्पेशल ऑडियंस को एड्रेस करता है, फॉर्मल, और जो इनफॉर्मल होता है जनरल को करता है। तो यहाँ पर बी वाला होगा। ऑब्जेक्टिव इम्पर्सनल टोन होती है, लॉजिक होता है, स्ट्रक्चर होता है, सीरियस मैनर होता है, ये फॉर्मल के फीचर हैं, जबकि जनरल ऑडियंस जो है इनफॉर्मल में आता है। Which credit to the standardize the term essay as attempt, किसने स्टैंडर्ड रूप दिया इसको, क्यों? मोन्टैग ने दिया, सही बात, मोन्टैग ने दिया। What distinguishes essay from treatise और dissertations? ऐसे जो जनरल ऑडियंस को कंसिडर करता है, जबकि जो है वो होता है वो सोफिस्टिकेटेड को एकेडमिक होता है, नॉन टेक्निकल होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। What was the significance contribute of the additions and its seal? Its seal. Steel. Steel to the essay genre in the 18th century. क्या हो जाएगा? Establish the literary magazine primarily medium of essay, of study और Tatler और spectators. Which of the following device commonly used in essay? तो अनेक्डोट और इलस्ट्रेशन ज्यादा यूज किया जाता था, बी ऑप्शन। इस तरह से हम लोगों ने एसे को पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करी।